नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से किया जाए। तो उसके पहले हम लोग ये देखेंगे हम इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं। बेसिकली हम सभी का कुछ ना कुछ प्लान रहता है। हम कोई गाड़ी खरीदना का चाहता है, कोई कुछ एसेट खरीदना का चाहता है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, कोई कुछ कहीं ट्रैवल करना चाहता है। सो सेल्फ एक्सपेक्टेशंस जो रहते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। ओके, ऑफ कोर्स बाबा संत लोगों के लिए ये ज़रूरी नहीं रहता, बट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए ये सब हम उसके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। दैट इज़ फॉर सेल्फ, खुद के लिए। दूसरा है डिपेंडेंस। जैसे कि स्पाउस है, अपने चिल्ड्रंस रहेंगे, पेरेंट्स रहेंगे जो हम पे डिपेंडेंट है, उनके लिए हमको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है। ओके, सो दैट इज़ वन ऑफ द पर्पस फॉर इन्वेस्टमेंट। एंड थर्ड, चैरिटी। सो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, मतलब जितना हो सकता है हम सम पोर्शन ऑफ जो भी हम लोग अर्न करते हैं उसका कुछ पार्ट अगर चैरिटी को दे सकते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। ये ज़रूरी नहीं हर कोई करता है, बट मैंने इंक्लूड किया है जस्ट अवेयरनेस के लिए, एज वेल एज कि हमें लगता है कि हम सोसाइटी से कुछ बिलोंग करते हैं, तो हम जो भी हो सकता है, जो बन सकता है, हम लोग सोसाइटी को बैक दे सकते हैं। ओके, सो दिस आर द हाई लेवल जो पर्पस है अपने इन्वेस्टमेंट के। ओके, सो इन्वेस्टमेंट का रीज़न यू कैन से। और जैसा कि अभी सेल्फ में अगर देखा जाएगा तो अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं। ओके, से फॉर एग्ज़ाम्पल फिक्स डिपॉज़िट। वो डिपॉज़िट बैंक में हो सकता है, पोस्ट ऑफिस में कर सकते हो आप, या फिर कोई बॉन्ड्स में कर सकते हो, वेयर आपको श्योर है कि जो भी टेन्योर है, से फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 साल के लिए कर रहे हो फिक्स डिपॉज़िट, आपको ये गारंटीड है 1 साल के बाद आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्लस जो डिफाइंड इंटरेस्ट है उस समय पे जो भी आपको इंटरेस्ट बोला गया है, 6% हो गया है, 7% हो गया है, सो वो अमाउंट, से फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख इन्वेस्ट करते हो तो उस पर 6% के हिसाब से 1,06,000 रुपये आपको आना ही आना है। ओके, वेयर इट इज़ अ गारंटीड रिटर्न, सो दैट वी कैन कैटेगराइज एज अ फिक्स डिपॉजिट। सो इट कैन बी बैंक, पोस्ट और बॉन्ड्स। सेकेंड, जो इंश्योरेंस है, अभी इंश्योरेंस में इसको इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, तो आई वुड से यस। ओके, तो उसमें कैटेगरी कैसा आएगा, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस लाइक हेल्थ का जो इंश्योरेंस हम लोग मेडिक्लेम वगैरह लेते हैं, उसके बाद मोटर इंश्योरेंस रहेगा, होम इंश्योरेंस रहता है और ट्रैवल इंश्योरेंस। ये अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस है जो कि आज की डेट में ज़रूरी है। ओके, क्योंकि कोई भी कैजुअलिटी हो गई वगैरह तो उसके लिए इंश्योरेंस रहना इट्स अ गुड थिंग। देन थर्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। ओके, सो इसमें भी आप मंथली कर सकते हो या ईयरली कर सकते हो, एक पर्टिकुलर अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका लॉकिंग पीरियड रहेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इसका नाम ही जैसे कि बोला है पेंशन स्कीम है। ओके, सो स्पेसिफिक पीरियड के बाद ही आपको ये अमाउंट यूज़ होगा। बट जो लोग स्पेशली प्राइवेट में काम करते हैं, जिनको पेंशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, सो आई वुड रिकमेंड कि आप एनपीएस में थोड़ा पार्ट पार्क करना चालू कर दो। ओके, गवर्नमेंट लोगों को तो काफ़ी जगह पेंशन रहता है, सो आफ्टर दे रिटायर दे विल गेट द अमाउंट, बट प्राइवेट में ये नहीं है। सो अभी से अगर चालू करेंगे तो एक अमाउंट एक्यूमुलेट होके विच विल बी यूज़फुल जब हम रिटायर हो जाएंगे। फोर्थ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, आरडी है, रिकरिंग डिपॉजिट। अगेन दिस इज़ काइंड ऑफ एक गारंटीड रिटर्न आपको मिलेगा। आप ये मंथली भी कर सकते हो कि मंथली एक्स अमाउंट आप पार्क करो इस रिकरिंग डिपॉजिट में।
आपको जो भी टेन्योर आप 2 साल के लिए ले रहे हो, 3 साल के लिए, उसके बाद उस पर इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा, बट गारंटीड, अगेन दिस इज कम्स अंडर गारंटीड रिटर्न। नेक्स्ट इज PPF, पर्सनल प्रोविडेंट फंड। अगेन ये भी एक्यूमुलेट होगा, यू विल नॉट गेट इमीडिएटली, बट इस पे भी अच्छा खासा इंटरेस्ट देती है गवर्नमेंट। ओके, तो मेनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड तो होता ही है, बट आप आपका खुद का भी पर्सनल प्रोविडेंट फंड ओपन कर सकते हो। अगेन इसमें भी टैक्स बेनिफिट वगैरह ATC में आएगा, तो ये भी आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गारंटीड रिटर्न बोल सकते हैं हम लोग, आपको जो भी टेन्योर के बाद एक अमाउंट मिलेगा। देन कम्स दी सिक्स्थ, म्यूचुअल फंड्स। ओके, म्यूचुअल फंड्स तो जहाँ पे एडवर्टाइज ही बोलता है म्यूचुअल फंड्स आर मार्केट इज सब्जेक्टिव टू रिस्क वगैरह वगैरह। ओके, बट फिर भी कंसिडरिंग द करंट ट्रेंड, जिस तरह से मार्केट वोलेटिलिटी रहेगा, तो सम पोर्शन, ओके आई वुड से वेरी मिनिमम पोर्शन आप म्यूचुअल फंड्स में पार कर सकते हो। ओके, कंसिडरिंग म्यूचुअल फंड्स आर रन बाय वेरियस जो AMCs वगैरह है बॉडीज़, और उन पे पोर्टफोलियो मैनेजर्स रहते हैं जो दोज विल लुक आफ्टर दी वट एवर स्टॉक्स बीइंग परचेस एक्सेट्रा, हाउ म्यूचुअल फंड इज़ परफॉर्मिंग। तो सम पोर्शन हम लोग डाल सकते हैं। अगेन दिस वी कैन नॉट कॉल इट एज गारंटीड रिटर्न, ये हमको देखना है, क्योंकि अगेन दिस बिलोंग्स टू स्टॉक्स। जो भी मार्केट रिलेटेड रहेगा, बी इट इक्विटी बी इट म्यूचुअल फंड, वहाँ पे देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ साइड, मतलब वो स्टॉक जो भी है या म्यूचुअल फंड ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी जा सकता है। तो 6 और 7 आई वुड नॉट से वो गारंटी, ऑफ कोर्स वो गारंटीड रिटर्न तो है ही नहीं, बट येस सम पोर्शन आप ये कर सकते हो, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, हम लोग डिटेल में देखेंगे हाउ रिस्क प्रोफाइल विल हैपन, डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन दिस वेरियस जो भी ऑप्शंस है इन्वेस्टमेंट के। 7th का इक्विटी स्टॉक्स हियर। अभी म्यूचुअल फंड तो कैसा है, ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड भी आप किसी के रिकमेंडेशन पे करोगे या आप खुद स्टडी करके करोगे। सिमिलर भी इक्विटी, अब इक्विटी स्टॉक्स भी हम मोस्टली, जैसा कि मैंने पहले भी कवर कर चुका हूँ मैं स्लाइड्स में, पहले प्रेजेंटेशन में, कि हम जो इन्वेस्ट करते हैं हम बेस्ड ऑन न्यूज़, जो न्यूज़ हमें आती है, बी इट टेलीविज़न, बी इट न्यूज़पेपर या सम फ्रेंड्स वगैरह, तो हम इनसाइड न्यूज़ नहीं मिलती। जब जो भी न्यूज़ मिलती है उसका ऑलरेडी, उसका जो इफ़ेक्ट होता है उस न्यूज़ का ऑलरेडी हो चुका होता है, तो वी आर वेरी लेट इन द गेम। ओके, बट स्टिल जहाँ पे अच्छी कंपनियाँ हैं, इफ़ यू स्टडी वेल, उसमें उस कंपनी के बारे में आपको लगता है इसमें पोटेंशियल है, लॉन्ग टर्म, स्पेशली लॉन्ग टर्म ही प्लान करना चाहिए, देन यू कैन पार्क सम फंड्स इन इक्विटी स्टॉक्स एज वेल। Of course, there is a risk involved in mutual funds as well as equity stocks. Moving to next, physical assets. Physical assets में आप गोल्ड ले सकते हैं, देन प्रॉपर्टी विच इंक्लूड्स आप होम परचेस करना चाहते हो या कोई लैंड परचेस करना चाहते हो, सो दैट कैन बी डन एज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अगेन यहाँ पे भी थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा कंपेयर टू म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी, यहाँ पे रिस्क वाइज थोड़ा कम रहेगा। ऑफ कोर्स हियर आल्सो यू कैन नॉट से गारंटीड, अगर आपने सपोज गोल्ड आज की डेट में 60,000 में लिया एंड नेक्स्ट अगर 6 मंथ बाद, यू नेवर नो वो 60,000 से 58 आ जाएगा या 64 आ जाएगा। अगर 64 बढ़ गया, अगर वो बढ़ रहा है दैट इज़ गुड, बट इट इज़ नॉट गारंटीड। सेम गोज़ विथ प्रॉपर्टी ऑल्सो, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसको अप्रिशिएशन होगा ही, इसका नॉट श्योर। एंड कंसिडरिंग द अमाउंट अगर आपको चाहिए, सपोज आप 2 साल बाद कुछ अमाउंट चाहिए, आप फंड पार्क कर रहे हो, सो यू नेवर नो कि 2 साल बाद रियली अप्रिशिएट होगा या नहीं होगा। और कंसिडरिंग ट्रांजैक्शन चार्जेस भी लगेंगे, जो भी आप परचेस करते हो तो उस पर गवर्नमेंट को जो अमाउंट देना पड़ता है वगैरह, तो विद इन द ड्यूरेशन जो आप प्लान कर रहे हो उसमें आपको रिटर्न मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं है। Okay, so we can call it as a medium risk here. Okay, if you stay for 10 years वगैरह and if you invest in property in suppose जहाँ पे appreciation होने वाला है, again वो you have to identify that, तो उस केस में yes there is benefit.
ओके, सो दीज आर हाई लेवल। इसमें और भी हो सकते हैं अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट, मैं हाई लेवल तौर पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। तो मेन 3 कैटेगरी जैसे कि आपने देखा, एक जहाँ पे गारंटीड रिटर्न है विथ नो रिस्क और वेरी लो, नो रिस्क यू कैन कॉल इट, जैसा कि एफडी वगैरह है, जहाँ पे आपको श्योर हो कि उसमें कुछ नहीं होना, आप जो भी अमाउंट डालोगे उस वो तो मिलना ही मिलना है, और उस पर आपको जो X% इंटरेस्ट है वो तो मिलना ही है आपको। ओके, एट अगेन आप अगर आप बैंक में आप बोल सकते हो कि एफडी में तो जब बैंक्रप्सी का हो कुछ केसेस जैसा कि वो आए हैं, तो उस केस में अमाउंट जाता है, तो आप वो डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि अभी बैंक ने रिवाइज़ करके पहले 2 लाख का गारंटी था, अभी रिवाइज़ करके 5 लाख दिया है, तो आप एक बैंक में उस हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो, वेयर यू आर श्योर कि इतना मिनिमम अमाउंट बैंक देगा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, ये एक जैसा कि मैंने एक चार्ट ड्रॉ करने की कोशिश की है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप देखोगे अब ये पीस ऑफ माइंड, सो बेसिकली जैसा कि मेरा मोटो है, जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे आप, तो आपको एक सुकून चाहिए, राइट? क्योंकि आप पैसा कहीं लगा रहे हो, पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एट द सेम टाइम आपको एक पीस ऑफ माइंड रहना चाहिए कि यस ठीक है, आप सुकून से सो पाना चाहिए। हुँ? तो उसी के ये उसी के लिए मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है, ये जो वीडियो मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उन लोगों के लिए है जो लोग समझ नहीं पा रहे किस तरह से इन्वेस्ट करें, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे ऑप्शंस है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, बट एट द सेम टाइम इट कम्स विथ सम और अदर रिस्क। ओके, तो इसलिए मैं आम हाई लेवल पे सभी एरिया कवर करके देने की कोशिश किया हूँ, और उसको एक कैटेगराइजेशन देने की कोशिश किया है। जैसा कि फ़िक्स डिपॉजिट आप देखोगे, फ़िक्स डिपॉजिट जो कि सेटिस्फेक्शन लेवल पे है, आपको ज़्यादा गुड है, यू डोंट हैव टू वरी मच, क्योंकि आपको मालूम है ये पैसा आपका फिक्स एफडी में पड़ा है और उस पर इतना % तो मिलना ही मिलना है, और आपका बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इंश्योरेंस जो कि नीड है, आपको इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए, और वो एक मेंटल पीस हो जाएगा आपका, बीट हेल्थ इंश्योरेंस, बीट कार इंश्योरेंस या व्हीकल इंश्योरेंस। तो उस हिसाब से आप ये लगेगा कि हाँ ये मेरा इंश्योर, आई एम इंश्योर्ड विद दिस पर्टिकुलर व्हीकल और या कार, तो एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा। NPS अगेन एज ए सेट कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, पेंशन स्कीम है, जो कि आप रिटायरमेंट स्पेशली प्राइवेट लोगों के लिए NPS में आप अभी से फंड फार करना चालू करोगे, तो दैट विल बेनिफिशियल फॉर यू इन द लेटर स्टेज। जितना जल्दी आप करोगे उतना आपको ये रहेगा, तो आपको पेंशन का टेंशन ज़्यादा नहीं रहेगा। नहीं तो रिटायरमेंट अराउंड व्हेन यू टर्न 58-60, उस समय आप अगर आप इन्वेस्ट करने की सोचोगे, सो इट विल वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फंडा है तो वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अर्ली यू स्टार्ट, यू विल गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट बेनिफिट। RD जैसे कि हमने कवर किया, अगेन यू विल गेट द गारंटीड रिटर्न, सो मेंटल सेटिस्फेक्शन और पीस ऑफ माइंड इज़ हाई हियर। PPF पर्सनल प्रोविडेंट फंड इज़ अगेन हाई। म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी, इफ यू सी वो ग्राफ नीचे आया है, तो यहाँ पे कंसिडरिंग द रिस्क इन द मार्केट, तो रिस्क तो आपको जानते हो, कोरोना की सिचुएशन में हाउ वाज द सिचुएशन सब लोग जानते हैं, मार्केट किस तरह से गिरा था, विच इंक्लूड इक्विटी एज वेल एज म्यूचुअल फंड, दोनों गिरे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड इज़ नथिंग बट दी कलेक्शन ऑफ इक्विटी स्टॉक्स ओनली। तो उस समय में सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप बेच भी नहीं कर पाते, आप आपके पैसे अनलॉक भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी तो बायर ही नहीं मिलेंगे, सब लोग बेचने में लगे थे। ओके, और कोई चीज़ अगर आप सपोज 100 रुपये में ख़रीदोगे, कल को आपको 60 रुपये में या 50 रुपये में बेचनी पड़ रही है, सो देन इट इज़ लॉस टू यू, राइट? और वो भी पैनिक सिचुएशन में, तो दैट इज़ ऑलवेज रिस्क, बी इट कोरोना लाइक सिचुएशन, कोई वार लाइक सिचुएशन, या एनी पैंडेमिक जहाँ पे चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, नेचुरल कैलामिटी आ जाती है उस केस में वगैरह, तो इट इज़ दैट्स द रीज़न दीज आर कॉल्ड रिस्की। ओके, व्हेन कंपेयर टू दिस FD एंड ऑल, जब कि आपको डिपॉजिट वगैरह सेफ रहता है, आपको उतना बैंक आपको रिटर्न देगा। अगेन ना, बैंक में भी आप चूज़ कर सकते हो कौन सा बैंक में रखना है, नेशनलाइज बैंक में प्रेफर करके, वहाँ जहाँ पे रिस्क कम है, ऐसे बैंक में आप FD वगैरह कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस ऑल्सो सेफ है।
And then last one is physical assets like gold and property. Here if you see the graph is going at medium risk. जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी उतना नहीं रहेगा कंपेयर टू म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी. मतलब ड्रास्टिक ऐसा कोई ये नहीं होगा कि गोल्ड का प्राइस सडनली 60,000 से 20,000 30,000 नहीं आएगा. देर विल बी लिटिल करेक्शन. सेम गोज़ विथ प्रॉपर्टी ऑल्सो. प्रॉपर्टी में भी ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ कि आपने सपोज़ एक 10 लाख का प्रॉपर्टी लिया है से फॉर एग्जांपल और सडनली वो 5 लाख पे चला जाएगा अनलेस एंड अनटिल कुछ अनसर्टेनिटी या अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हो. बट अगेन देर विल बी रिस्क दैट, जैसे कि मैंने बोला कि आपको 10 लाख, आपने 10 लाख डाले हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे 12 लाख चाहिए 2 साल बाद, बट आप 10 लाख का हो सकता है 9 लाख हो जाए या 10 लाख का 10 लाख पे ही रहे. जो आपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट दिया होगा 1 लाख वगैरह वो भी आपका निकलेगा नहीं उसमें. तो दैट रिस्क विल बी ऑलवेज देयर. सो इसलिए उसको मीडियम रिस्क में रखा है. ओके, सो दिस इज पीस ऑफ माइंड चार्ट जहाँ पे 3 मतलब यू कैन से वो हाई का है. फिक्स डिपॉजिट टू पीपीएफ विल कम अंडर हाई पीस ऑफ माइंड जहाँ पे मेंटल सेटिस्फेक्शन इज गुड, वेरी गुड. म्यूचुअल फंड इक्विटी विल बी रिस्की इसलिए नीचे आया है. और फिर फिजिकल एसेट्स में मीडियम पे गया है वो जहाँ पे रिस्क और विल बी मीडियम. ठीक है. एक फॉर कंपैरिजन मैंने 2 प्रोफाइल बनाए हैं, बैलेंस्ड प्रोफाइल और रिस्क प्रोफाइल. तो इसको कैसे किया है, बेसिकली कैटेगराइजेशन किया है जिस तरह का इन्वेस्टमेंट, जैसा कि हमने देखा है किस तरह के इन्वेस्टमेंट टाइप्स है एंड उसका रिस्क फैक्टर देख के, तो उस तरह से 2 प्रोफाइल बने हैं. तो लेट अस सी पहला प्रोफाइल. यहाँ पे देख सकते हैं, अभी सपोज़ एग्जांपल ले रहा हूँ मैं. यहाँ पे मंथली सैलरी जो है 1 लाख रुपीज़ है INR, सब वैल्यूज़ INR में है. एंड मंथली एक्सपेंसेस एज यूजुअल सबका रहेगा. और मैं फॉर रेफरेंस आई हैव टेकन ईयर 40%, मैंने 40% लिया है, दैट इज़ 40,000. सो मंथली एक्सपेंस जो भी आपका रेंट हो गया, लाइट बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, पेट्रोल हो गया, कम्यूटिंग जो भी है ये सब आएगा, या आपका ग्रॉसरी हो गया, तो ये सब 40,000 में आ रहा है. assumptions, these are all assumptions. नाउ पहला जो प्रोफाइल है, यहाँ ग्रीन हेडर देख सकते हैं. सो ये बैलेंस प्रोफाइल है. ओके, तो इसमें ये लेफ़्ट सेक्शन में आप देख सकते हो, यहाँ पे पीस ऑफ माइंड हाई रखा है मैंने. तो इसमें कौन कौन से इन्वेस्टमेंट है, इसमें है इंश्योरेंस. मैंने परसेंटेज अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, अजम्पशन के लिए लिया है. ये वेरी हो सकता है इधर उधर, बट रफली जो कैटेगराइजेशन है वो चेंज नहीं होगा. इंश्योरेंस जो भी है, आपका गाड़ी का इंश्योरेंस रहा, सेल्फ लाइफ इंश्योरेंस है, उसमें कुछ अमाउंट रखोगे आप, से फॉर एग्जांपल 5%. NPS नेशनल पेंशन स्कीम, उस पर 5%. RD में सपोज़ 10%. PPF में सपोज़ 5%. और सेविंग्स जो आपका है पर मंथ सपोज़ 10% हो रहा है. तो ओवरऑल आपका 35% जो है एक टाइप का इन्वेस्टमेंट हो रहा है यहाँ पे. अदर देन मंथली एक्सपेंस आपका 40% गया, तो बाकी बचा जो 35% है वो यहाँ पे आप अलग अलग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो. और FD जो है ये ऑफ कोर्स आप मंथली तो नहीं करोगे, तो FD जो है एक लमसम अमाउंट करके करोगे, मे बी एनुअली मैंने पकड़ा है जो कि 10% है. सो ओवरऑल 100% हो जाएगा, पूरा अमाउंट मिलाएंगे तो यहाँ पे एनुअली 1,20,000. ओके, सो 10% पर मंथ मतलब 10,000 में पकड़ रहा हूँ जो आप पार्क करोगे, और वो आप ईयरली इन्वेस्ट करोगे. ओके, तो ये इसलिए ये लेफ़्ट सेक्शन जो है पीस ऑफ माइंड, जो यहाँ पे आपको कोई रिस्क नहीं, जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो आप श्योर हो कि इसका आपको रिटर्न मिलना है विथ प्रिंसिपल अमाउंट इज सेफ. ओके, नाउ कमिंग टू दिस सेकेंड सेक्शन पीस ऑफ माइंड मीडियम. यहाँ पे आएगा जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये फिजिकल एसेट लाइक गोल्ड या प्रॉपर्टीज़ जो कि उतने वोलाटाइल नहीं है लाइक इक्विटी और स्टॉक, बट स्टिल दे आर वोलाटाइल. ओके, और वहाँ पे इट इज़ नॉट श्योर कि आपको जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे रिटर्न सेम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा. यू आर नॉट श्योर, हो सकता है कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो. सो दैट विद दैट वोलाटिलिटी इन माइंड, पीस ऑफ माइंड विल बी medium here. Now come to third one, peace of mind low. यहाँ पे आप देखोगे
म्यूचुअल फंड और इक्विटी. सो इन बैलेंस प्रोफाइल ऑल्सो मैंने क्या किया है, 10% ऑफ आप जो भी अर्निंग है मंथली, से फॉर एग्जांपल 10,000 म्यूचुअल फंड में एंड 5,000 इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो. ओके, ज़रूरी नहीं कि यही करना ही है, बट अगर आप करोगे भी तो वो प्रोफाइल बैलेंस होगा कंसिडरिंग आपके इनकम के हिसाब से. इनकम अगर 1 लाख मंथली है तो उसके हिसाब से 10,000 म्यूचुअल फंड, 5,000 इक्विटीज़. ओके, अभी आते हैं रिस्क प्रोफाइल, जो नीचे रेड में दिखा रहे हैं हम लोग, नीचे वाला सेक्शन. तो यहाँ पे अब यहाँ पे आप देख सकते हो पीस ऑफ माइंड में, से फॉर एग्जांपल जो एक्स, अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम 2 अलग अलग इंडिविजुअल ले सकते हैं. ओके, तो बैलेंस प्रोफाइल सपोज मोहन इज़ बैलेंस प्रोफाइल जो उनका है, और नीचे है सपोज श्याम रिस्क प्रोफाइल. तो श्याम डजेंट वांट टू इन्वेस्ट इन एनपीएस, आरडी, पीपीएफ वगैरह नहीं करना चाहते, उनका ज़ीरो है. और आप में से भी काफ़ी लोग शायद नहीं कर रहे होंगे इसमें. इंश्योरेंस जनरली लेते हैं तो 5% इन्वेस्ट किया, इंश्योरेंस लिया है. सेविंग में 5% कर रहे हैं मंथली सपोज. फिक्स्ड डिपॉजिट दे श्याम डजंट बिलीव, सो ही हैज़ नॉट इन्वेस्टेड. पीस ऑफ माइंड मीडियम में यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी का मैं कुछ दिया नहीं क्योंकि वो अमाउंट और वेरी करेगा, बट येस इन्वेस्ट करना है. दोनों केस में फ़िलहाल नहीं रखा है क्योंकि हम लोग ये मंथली का कर रहे हैं. अभी का आते हैं पीस ऑफ माइंड लो में, जो म्यूचुअल फंड और इक्विटी में. अब श्याम बिलीव्स इन मार्केट टू मच, और ही वांट टू मे बी वो अपना प्रोफाइल बहुत ये रखना चाहते हैं, रिस्की रखना चाहते हैं. एट द सेम टाइम वो ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि उनको मार्केट से अच्छा रिटर्न मिलेगा. दैट्स द रीज़न ही इज़ इन्वेस्टिंग लाइक इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में 30% एंड इक्विटी में 20%. ओके, तो इस तरह से ये प्रोफाइल बने हैं. तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट कंपैरिजन. अभी आप मैं ये राइट साइड में यहाँ पे देखेंगे आप, इन्वेस्टमेंट के सेक्शन में इन्वेस्टमेंट है, बैलेंस प्रोफाइल वर्सेस रिस्क प्रोफाइल. ओके, सी फॉर एग्जांपल 24 मंथ का मैंने लिया है. तो इंश्योरेंस तो दोनों ने मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि 5% है. एनपीएस में बैलेंस प्रोफाइल में 1,20,000, इसमें कुछ नहीं है, रिस्क में लिया ही नहीं उन्होंने. आरडी में नहीं है, पीपीएफ नहीं में. सेविंग में यहाँ पे 2,40,000 हो रहा है, यहाँ पे 1,20,000 हो रहा है बिकॉज दे आर 5% से ही सेविंग. यहाँ पे एफडी, जैसे कि मैंने बोला एफडी का जो है यहाँ पे 24 मंथ अगर आप पकड़ोगे, यहाँ पे 2,40,000 हो रहा है. और एवरी ईयर का, से फॉर एग्जांपल 7% इंटरेस्ट चल रहा है आज की डेट में, तो आपको वो 7% मिलेगा. यहाँ पे मतलब 2,40,000 के ऊपर आपको ऑलमोस्ट 17,000 अप्रोक्स वो इंटरेस्ट मिलेगा आपको. आपका 240 सेफ है. ऑन टॉप ऑफ दैट आपको 2 साल के बाद 17%, दैट इज 17,000 अमाउंट मिलेगा. ओके, सो विच कम्स अंडर 240 का होके ऑलमोस्ट 57, 2,57,000 मिलेगा. कमिंग टू म्यूचुअल फंड्स नाउ, दोनों ने इन्वेस्ट कर रहे हैं बट प्रोपोर्शन अलग है. यहाँ पे दी फर्स्ट बैलेंस प्रोफाइल में हमने लिया है म्यूचुअल फंड 10%, वाइल यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल में 30% है, मतलब 3 गुना ज़्यादा लिया है. ओके, अभी जैसा कि कोरोना जैसा सिचुएशन आएगा तो क्या होगा, मार्केट करेक्ट होगा. मतलब आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो सकता है अभी ये 2,40,000 जो मैं बोल रहा हूँ जो इन्वेस्ट कर चुके हैं, ये हो सकता है कम होके 2,00,000 हो जाए. ओके, सेम थिंग यहाँ पे 7,20,000 का कम होके 6,00,000 हो जाए. ओके, सो दैट इज़ द रिस्क वी आर कैरिंग हियर, या ये रिस्क प्रोफाइल कैरी कर रहा है. सेम गोज विथ इक्विटी. तो टू अवॉइड दिस अनसर्टेनिटी, स्पेशली जो लोग मतलब उनको बैलेंस चाहिए लाइफ में, ओके, दे वांट टू स्लीप पीसफुली, मतलब आप शांति से सोना चाहते हो. ऐसा नहीं कि मैंने इतना सारा बड़ा रिस्क लिया ऑलवेज मैं सो नहीं पा रहा हूँ, अरे ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा तो क्या होगा मेरा, म्यूचुअल फंड ऊपर नहीं जाएगा तो क्या होगा मेरा. तो इस तरह का एंजाइटी हर कोई नहीं कर सकता है. कुछ लोग रहेंगे, मे बी दे हैव देयर एपेटाइट. हर एक का रिस्क एपेटाइट अलग रहेगा, हर एक का ये हाउ टू टेक द प्रेशर और हाउ टू डील विद दिस चैलेंजेस अलग अलग रहता है. बट जहाँ तक कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग्स, कंसिडरिंग वी नो हाउ मार्केट ट्रेंड इज़, हाउ मार्केट रिएक्ट, ये भी आप जानते हो. पैनिक सिचुएशन आएगा जब सेल होता है मार्केट में. ओके, जब सेलिंग चालू होता है, स्पेशली
फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह जब सेल करना चालू होता है तो मार्केट बहुत करेक्ट हो जाता है, करेक्ट इन द सेंस नीचे आता है। ओके, तो अच्छे अच्छे स्टॉक भी तब करेक्ट हो जाते हैं, मतलब उनका प्राइस नीचे जाता है। तो कंसिडरिंग दिस वोलेटिलिटी इन मार्केट, ओके, तो आई वुड रिकमेंड, ओके, दिस इज जस्ट रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन आपका जो इनकम है, ओके, उसके हिसाब से आप एक प्रोपोर्शन, वो प्रोपोर्शन मैंने देने की कोशिश की है, उतना आप उसमें डाल सकते हैं आप। और डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल रखिए जहाँ पे यू आर श्योर कि मेरा गारंटेड इनकम में इतना आना ही आना है, जिसमें मुझे मेरा प्रिंसिपल अमाउंट बिल्कुल कम होने का चांस नहीं है, एंड ऑल्सो आई विल गेट द इंटरेस्ट। एंड देन सम टू दिस, जहाँ पे आप गोल्ड वगैरह परचेस करना तो थोड़ा अमाउंट वहाँ पे भी डाल सकते हैं, और फिर कुछ अमाउंट आप म्यूचुअल फंड या इक्विटी स्टॉक में भी डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने बोल रहा था एफडी में, और कुछ ये जैसा गोल्ड बॉन्ड भी आते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो गवर्नमेंट इशू करती है, जिसमें भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है। से फॉर एग्जांपल गोल्ड का रेट चल रहा है 60,000, तो आपको एक ईयरली 2.5% वगैरह ऐसा जो डिफाइंड रेट है वो तो आपको मिलता ही मिलता है। और फिर आपका आफ्टर जो लॉकिंग पीरियड मेरे ख्याल 7 कुछ ईयर्स है, उसके बाद जो भी गोल्ड रेट उस टाइम पे चल रहा है वो आपको रिटर्न मिलता है। अगर वो अप्रिशिएट होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको 2.5% इंटरेस्ट पर एनम मिल रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको जो अप्रिशिएशन मिलता है वो भी मिलेगा। अगर वो भी नहीं रहेगा तो आपको 2.5% इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर थोड़ा बहुत गोल्ड का कम भी हो जाएगा उस समय में तो भी ये कॉम्पनसेट हो जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड सोवरेन बॉन्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लाते हैं। और कुछ एफडी में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा भी देते हैं, लाइक ट्रिपल रेटेड एजेंसीज़ है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस बोल सकते हैं उसको, वो लोग भी एफडी पे इंटरेस्ट देते हैं। आप वहाँ पे रेटिंग वगैरह देख सकते हो, ट्रिपल ए वगैरह है तो ही उसमें जाना चाहिए। अगेन डिपेंड्स ऑन एपेटाइट, और हर अमाउंट एफडी पूरा एक ही बैंक में या एक ही एनबीएफसी में मत ओपन करना, अलग अलग डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। आई ऑलवेज से डोंट, बेसिक प्रिंसिपल, डोंट कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट। सो ये प्रिंसिपल हर जगह फॉलो करना है, बी इट एफडी, बी इट इंश्योरेंस, बी इट इन्वेस्टमेंट। तो आप अलग अलग एरिया में अलग अलग ये रखोगे तो रिस्क वैसा डिवाइड हो जाएगा। मतलब सपोज़ अगर कोई बैंक परफॉर्म नहीं किए बाय वेरी, मतलब आपका बैड लक का ये बहुत ही ये है, जिसमें जैसे कि कुछ बैंक का हुआ है रिसेंटली आपका, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट एक ही बैंक में आपने एफडी कर दिया, तो वी शुड नॉट डू दैट। तो आप वो डिवाइड कर सकते हो अलग अलग बैंक में, बैंक का रिकॉर्ड देख के आप वो डिवाइड कर सकते हो, सो दैट रिस्क विल बी डिवाइडेड। मतलब एक बैंक भी सपोज बैंकरप्ट हो गया तो आपका पूरा पैसा नहीं जाएगा। सो विद दैट कंसिडरेशन आपको अपना प्रोफाइल मेंटेन करना चाहिए। ओके, एंड ऑलवेज आई वुड से कि डोंट कॉपी अदर्स। मतलब कोई दूसरा ये कर रहा है, सपोज़ मेरा फ्रेंड कर रहा है कि उसने इक्विटी में इतना पैसा डाला या उतने उसने म्यूचुअल फंड इतने का लिया, सो आई शुड ऑल्सो गो फॉर इट, मैं भी वैसा करना चाहिए। ये नहीं होता है, हर एक का अपना अपना रिस्क एपेटाइट रहेगा, हर एक का अपना अपना इनकम रेंज अलग रहेगा। किसी का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छा रहता है, किसी का उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। सो यू कैन नॉट डायरेक्टली कंपेयर, उसने किया तो मैं भी करूँगा। अपने अपना जो रिस्क प्रोफाइल है, अपना जो इनकम है, अपने खुद को जो लगता है कि मुझे इतना ही करना चाहिए, अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक अ कॉल। ओके, यस, सो दैट इज़ समथिंग मैं कवर करना चाहता था। एंड ऑफ कोर्स आई डोंट रिकमेंड एनी इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह, वो सब तो मैं इसमें कवर करता भी नहीं, और ना ही आई वुड रिकमेंड इफ़ यू वांट टू हैव पीस ऑफ माइंड। ओके, बिकॉज माई मोटो ऑफ ऑल दिस प्रेजेंटेशन इज़ कि आप इन्वेस्टमेंट करो जहाँ पे बैलेंस्ड, जिस तरह हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस की कोशिश करते हैं, काम के साथ 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 अपना लाइफ बैलेंस भी रहना चाहिए, उसी तरह इन्वेस्टमेंट भी बैलेंस प्रोफाइल होना चाहिए आपका, डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। एट द सेम टाइम रिस्क शुड बी डिवाइडेड, यू शुड हैव गारंटीड रिटर्न्स वर्सेस थोड़ा बहुत रिस्क आप ले सकते हैं विथ मार्केट ट्रेंड वगैरह। ओके, so that's it, thank you very much.